तो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि बहुत स्वस्थ होगे, बहुत मस्त होगे, बहुत ही बिंदास होगे, पढ़ रहे होगे दिल लगा करके और टारगेट नीट 2024 के लिए बिल्कुल अपनी ताकत लगा करके, अपना मन लगा करके, पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि ये साल बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये साल और आने वाले साल में आपके लिए बहुत बेहतरीन खुशियां, आपकी जिंदगी का जो सपना पूरा होगा, आप अपनी जिंदगी की खुशियों को प्राप्त करने वाले हो। तो भाई साहब, इसके लिए ये जो समय है इसको हम बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। 1 मार्च शुरू हो चुका है, फरवरी खत्म, जनवरी खत्म और मार्च की शुरुआत हो चुकी है। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने अब आपके लिए क्रूशियल हैं। सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इधर उधर की बातों से बिल्कुल दूर रह करके अपने आप को बिल्कुल एकांत, एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, योगी की तरह एक साधना में बिल्कुल अपने आप को लिप्त कर दो। ध्यान मग्न होकर के अपनी पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व कर दो। एकदम ताबड़तोड़ और एकदम बेहतरीन तैयारी करनी है हमें। तो करते हैं शुरू आज का सेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उस कहानी को वहीं से आगे उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर चल रहा था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने जैसे कि बात करी, धरती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशनिस्ट की प्रॉब्लम, साइंटिस्ट की प्रॉब्लम, और किसी अगर आप देखो तो सामाजिक किसी भी व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेट करते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को, जनसंख्या का भारी विस्फोट और उसके आउटकम्स, उसके क्या होने वाले आउटकमिंग्स हो सकती है, भविष्य में से क्या नुकसान हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या किस तरीके के प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करती है हम सभी जानते हैं। बेरोजगारी से लेकर के रोटी कपड़ा और मकान, इन सब के लिए समस्या। सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में पैसे का, समाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल का, किसी के पास पैसा ही नहीं है, खाने तक को नहीं है, और किसी के पास है तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए भी बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो इसके लिए हमने सोचा कि भाई क्या करें ऐसा जिससे लोगों में ये एक भावना जन्मे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आखिर करें तो क्या करें, किस तरीके से सोचे इस बढ़ती हुई जनसंख्या, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम से पता है और उसके आउटकम से पता है तो हमें उसके सोल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, बेहतर प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, लेकिन सब तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। कोशिश हम तो यही करेंगे, हम इंश्योर करें कि भाई शिक्षा सब तक पहुंचे, शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा पर सबका हक है। तो सब लोग पढ़ेंगे तो सब लोग बढ़ेंगे, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ने वाला इंडिया जब आगे बढ़ेगा तो कह रहे हैं उसको एहसास होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी सोशल फिजिकल वेलबींग के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करी। हमने कहा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल मेथड्स या साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हो सकती है, कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सके, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस मिलते हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नेचुरल मेथड से कहानी शुरू की थी हमने, पढ़ा था कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे मार्केट से भी आपको कुछ नहीं खरीदना है इसके लिए। तो कह रहे नो साइड इफेक्ट्स, कोई मशीन, कोई डिवाइस नहीं, डॉक्टर से बात नहीं जाना। ये इंसान के जो कपल्स हैं, लड़का और लड़की, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट है, उनकी हार्मोनल साइकिल पर डिपेंडेंट है। हार्मोनल साइकिल पर डिपेंडेंट है, लेकिन हार्मोनल साइकिल पर डिपेंडेंट है इसका मतलब फेलियर के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। भाई जो चीजें नेचुरल साइकिल पे बेस्ड है, जिसे खुद कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन चीजों का कंट्रोल क्या है, वो कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए इनका फेलियर रेट ज्यादा है। एक लेवल और आगे बढ़े, हमने कहा चलो और आगे बढ़ते हैं। बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बिना किलिंग किए स्पर्म की एंट्री को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। केमिकल बैरियर कहता है नहीं, हम मार देंगे स्पर्म को, जाने नहीं देंगे, देखते ही उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ फोड़ डालेंगे, काट फाट डालेंगे, तो स्पर्म आगे बढ़ेगा क्या, स्पर्म खत्म ही हो जाएगा। तो कह रही फर्टिलाइजेशन को रोकने वाले फिजिकल और केमिकल बैरियर्स के बारे में बात करी। बात आती है आईयूडीज की, तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी लिपेज लूप, जो कि एनसीईआरटी में तो लिखा है कि दे आर अवेलेबल, लेकिन पॉइंट ये है कि वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव से फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है, क्यों यूज करेगा, उससे थोड़ा और एडवांस हमारे पास अवेलेबल है। कौन सा, कॉपर रिलीजिंग। लेकिन कॉपर के रिलीज वाले स्टेनलेस स्टील के मेटल या रॉड को फिट करना यूट्रस में, अगर फिट हो गया, सेट हो गया, तब तो ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर या एक्सपीरियंस नर्स की मदद से उसे फिट कराया जाता है। लेकिन फिट हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो सकता है यूटेराइन रीजन में, मतलब साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड में से एक है आईयूडीज। उसमें हार्मोनल आईयूडीज भी आते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो लोकल इफेक्ट करते हैं, यूट्रस अनसूटेबल बना देते हैं, इंप्लांटेशन नहीं होने देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। प्रोजेस्टेसर्ट और एलएनजी 20 के बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद आते हैं हार्मोनल मेथड, जहां हार्मोन्स, जहां पे या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ओरली इंटेक किया जाता है, ओरल इंटेक, या फिर हम इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्टेबल्स देते हैं, या फिर इंप्लांट्स। यार ये सारे मेथड का मोड ऑफ एक्शन एक ही है, सभी में हार्मोन्स है, डिपेंड करता है किसको क्या सूट करता है, कौन किस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, किसे कितने दिन का गैप चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, उसी के हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर। उसके बाद आती है परमानेंट केयर। इन सबसे बात नहीं बनी। कोई ऐसा कपल जो चाहता ही नहीं कि बच्चे ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब वो एक भी बच्चा प्रोड्यूस ना करे, वहां पे वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी जैसे स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, परमानेंट मेथड कहते हैं, जहां पे वास्ट डिफरेंस मेल्स में या तो कट कराई जा सकती है दोनों साइड की, उसे बांध दिया जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, या फिर वहां पे फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, मतलब गैमेटिक ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करके फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर दिया जाए। लेकिन रिवर्सिबिलिटी इनकी पुअर है, जैसे कि हमने पढ़ा था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी रिवर्सिबल आल्सो, इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, इसलिए इसे परमानेंट मेथड भी कहा जाता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तक की बात तो हो चुकी है, अब आगे क्या करें। अब आगे की कहानी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने लायक है, समझने वाली है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से फोकस कर लेते हैं। आज हमारा टारगेट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर बात होगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, और फिर शुरुआत होगी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या इन्हें एसटीआई कहते हैं। नहीं, एनसीईआरटी ने लिख दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ऐसे इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से एक दूसरे में फैलते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या एसटीआई कहते हैं। ठीक है जी, तो आज इन्हीं टॉपिक पे चर्चा होगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से सबसे पहले चर्चा करते हैं। शुरुआत में नाम देखें, इसका नाम है इमरजेंसी, और कोई भी चीज जब इमरजेंसी में यूज की जाती है उसे कहते हैं आपातकालीन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपातकालीन। और आपातकालीन का मतलब होता है ये कोई एक्सीडेंट है, इमरजेंसी का मतलब ये कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस है। एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन, ये मेथड तभी ऑप्ट किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो। और इमरजेंसी का मतलब क्या हो सकता है, आप सोच के देखो, कोई ऐसा कपल जो चाहता है कि उसके बच्चे ना हो, कोई ऐसा कपल मेल और फीमेल जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ना हो, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि चांस ऑफ एग फर्टिलाइजेशन बहुत हाई है। और एग के फर्टिलाइज होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, स्पर्म और ओवा की मुलाकात। और स्पर्म और ओवा की मुलाकात कब हो सकती है, कंडीशंस देखें। कह रहे कंडीशंस देखें कब होगी ये इमरजेंसी, नॉन यूजिंग, कह रहे नॉन यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट यूज, जिसको कहते हैं कैजुअल, इसे कहते हैं कैजुअल अनप्रोटेक्टेड। क्या कहते हैं, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। कह रहे मेल और फीमेल ने भावनाओं में बह करके, क्या हो गया, भावनाओं में बह गए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ और उनके पास कोई डिवाइस उस समय अवेलेबल नहीं थी, या उन्होंने कोई डिवाइस यूज नहीं की,
मेल और फीमेल एक दूसरे से मिले और भावनाओं में बह करके उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कॉपुलेशन हुआ और उन्होंने कोई डिवाइस नहीं यूज की, मतलब इसे कह रहे हैं कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, मतलब इन्होंने किसी भी टाइप के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, बैरियर का इस्तेमाल नहीं किया, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल नहीं किया या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किया, तो कंडीशन नंबर 1 ये है इमरजेंसी हालत। हाँ, ये है वाली सिचुएशन जहां मेल और फीमेल ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, भावनाओं में बह करके उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अब चांस है फर्टिलाइजेशन होने का, मे बी अब उन्हें डर है फर्टिलाइजेशन होने का, वहां इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 क्या, इन्होंने कोई डिवाइस यूज करी, उसका फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था इन्होंने, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था, जैसे डायफ्राम यूज किया हो, फिजिकल बैरियर कॉन्डोम्स यूज किए हो, कॉन्डोम्स रप्चर कर गया हो, कॉन्डोम स्लिप कर गया हो, मेल पार्टनर का कॉन्डोम स्लिप कर गया हो, अपनी प्लेस पे ना रहा हो और मेल के स्पर्म्स लीक हो चुके हैं, डायफ्राम अपनी पोजीशन पे फिट नहीं था, वहां वजाइना के अंदर यूट्राइन रीजन में सीमेन लीक हो चुका है, तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव या तो यूज ही नहीं किया और अगर यूज किया तो वो फेल हो गया, दोनों सिचुएशन में बन गई इमरजेंसी हालत। चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत हाई है, यार या तो कैजुअल किया या किया वहां प्रोटेक्शन यूज करने के बावजूद भी फेलियर, रप्चर, ब्रेकडाउन, फेलियर रप्चर ब्रेकडाउन मतलब खत्म, टाटा बाय बाय वाली सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में कहानी को अब आगे बढ़ाया गया, कह रहे एक और सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इमरजेंसी को जन्म दे सकती है, जिसे आप कहते हो मिस हैपनिंग, जिसे कहते हैं रेप, जिसे कहते हैं कैजुअलिटी, जिसे कहते हैं जब किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। कोई मिस हैपनिंग जैसे कि उसके साथ रेप हुआ हो, अगर किसी फीमेल का रेप किया गया है, अगर किसी फीमेल का रेप किया गया है, उसके साथ जबरदस्ती की गई है, तो सेक्सुअल असॉल्ट वाली सिचुएशन में जहां उसके साथ सेक्सुअल जो इंटरकोर्स किया गया है जबरन, और ऐसी सिचुएशन में वहां पे भी कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया था, तो अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत आन पड़ती है। डॉक्टर्स इमीडिएटली ऐसे लोगों को सजेस्ट करेंगे, जिस लड़की को रेप के बाद डॉक्टर के पास लाया जाएगा, डॉक्टर इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसी न किसी ऐसी डिवाइस या मशीन का, जिससे ये इंश्योर हो सके कि फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इंप्लांटेशन ना हो, अगर इंप्लांटेशन हो गया है तो उसे भी रोका जा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई याद रखेंगे। अगर डॉक्टर के पास ये लड़की रेप के बाद 1 हफ्ते बाद गई, 2 हफ्ते के बाद गई और उस समय फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो इंप्लांटेशन भी तो हो गई होगी बाबू, क्योंकि 21st डे मतलब 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इंप्लांटेशन हो जाती है, तो वहां डॉक्टर के लिए सोचने वाली सिचुएशन है, इमरजेंसी इसे भी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, किसी कैजुअलिटी वाली सिचुएशन में ही इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, जैसे आप जा रहे हो रोड पे और रोड पे किसी का एक्सीडेंट आपने देखा, इमीडिएटली आपको उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसे कहते हैं इमरजेंसी। तो किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हो सकने वाली प्रोबेबल प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए और मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब करते हैं, 3 कंडीशंस में। समझ आ गई बात? तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा है और हम चाहते नहीं कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, याद रखेंगे इसे कहेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसके होने के चांसेस मैक्सिमम है, उन्हीं को स्टॉप करने के प्रोसेस को कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। और इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे दिए जाते हैं, याद रखेंगे जब भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं तो याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। एक तो ये दिया जा सकता है कि कैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाएंगे, उसमें एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडीज, या फिर इसके अलावा द ओरल इनटेक इमीडिएटली इफ गिवन, कह रहे हैं या तो प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कंबाइंड कॉम्बो में दिया जाए, कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडी किया जाए, या तो आईयूडी दे दिया जाए उसे या फिर प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन विदिन 72 आवर्स विदिन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अगर इनमें से कोई भी चीज दे दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडीज और आईयूडी दे दें या फिर हम प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे दें जो कि विदिन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स दिए जाएंगे, तो दैट विल प्रोवाइड रिलीफ। इसके अलावा इफ गिवन विदिन 24 आवर्स अगर दे दिया जाए देन इट इज मोर इफेक्टिव। क्या होगा? ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये देखो, अगर 24 घंटे के अंदर दे दिया एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इफेक्टिव ज्यादा होगा। अगर 24 घंटे में नहीं दिया फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसे में 72 घंटे तक, मतलब देने को तो हम 72 घंटे तक दे सकते हैं और हम रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को, किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी वी कैन गिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कब दिया जाता है? इन सिचुएशन में दिया जाता है। क्या करते हैं? या तो आईयूडी का इन्वेंशन कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, बॉडी में आईयूडी दे दिया जाता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, 72 घंटे के अंदर देंगे तो दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि उसमें भी काम कर जाए, बट मोर इफेक्टिव इफ गिवन विदिन 24 आवर्स। समझ आ गई बात? तो अल्टीमेटली इसका पर्पस है या तो फर्टिलाइजेशन को रोकेगा या फिर इंप्लांटेशन को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा या इंप्लांटेशन को रोक सकता है। तो इस तरीके से इसका टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर इंप्लांटेड एम्ब्रियो है तो उसका अबॉर्शन करना पड़ेगा। आगे की कहानी है अबॉर्शन, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल हमारे पास कहानी है इमरजेंसी कब यूज किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कब यूज किए जाते हैं। समझ आ गई बात? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आती है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। सम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एग्जांपल बताएं, तो कुछ ऐसी भी है जो पिल्स होती हैं जो टैबलेट के फॉर्म में होती हैं, उनको ओरल इंटेक किया जाता है। ओरल मेडिसिन होती हैं जैसे कि अनवांटेड 72 या फिर इन्हें कहते हैं आई पिल। ये कंपनी के नाम है, ब्रांड्स हैं अलग अलग जिनसे बनाई गई दवाइयां, जिनका पर्पस है कि इंप्लांटेशन रुके। मतलब सम आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सम आर आईयूडीज और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दैट कैन बी गिवन इन द बॉडी ऑफ फीमेल टू प्रिवेंट द एनी पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैजुअली करने की वजह से या फेलियर ऑफ डिवाइस की वजह से या फिर रेप जैसी मिसहैपनिंग के दौरान हो सकती है। होप इट इज क्लियर। समझ आ गया बच्चों? तो जितनी बातें हमने करी है कॉन्ट्रासेप्शन की, जितनी बातें भी हमने करी है, सब का टारगेट जैसे कि हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, गैमेटोजेनेसिस से लेकर गैमेट ट्रांसफर से लेकर फ्यूजन ऑफ गैमेट से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस तक का प्रोसेस है, जिसमें इंप्लांटेशन भी शामिल है, फिर गेस्टेशन शुरू हो जाती है।
हमारा टारगेट है इसमें से गैमीट के प्रोडक्शन को, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को, गैमीट के फ्यूजन को स्टॉप करना। अगर इन सबसे भी बात ना बने तो इंप्लांटेशन को स्टॉप करना। अगर इंप्लांट कर जाए एम्ब्रियो तो उस एम्ब्रियो को हमें अबॉर्ट करना पड़ता है। मतलब अब जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा अबॉर्शन, जिसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी ठहर गई है, इंप्लांटेशन हो गया है, बेबी गेस्टेशन में एंटर कर चुका है, ऐसी सिचुएशन में फिर ऑप्ट किया जाता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी बात अब होने वाली है। लेकिन बच्चों क्या क्या ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, नो डाउट इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जरूरत है समाज को, नो डाउट इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जो डिवाइस या जो मेथड हम ऑप्ट कर रहे हैं, अगर हमें इसके बारे में सही जानकारी नहीं है तो इनका इस्तेमाल हमारे लिए घातक साबित भी हो सकता है। जैसे अगर पिल्स की जानकारी हमें नहीं है, हमारी बॉडी में कोई ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है, कोई किडनी रिलेटेड डिजीज या किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे में वो हार्मोन रिलेटेड पिल्स का या हार्मोन रिलेटेड जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं अगर इनका इस्तेमाल करता है तो उससे उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। आईयूडी के इस्तेमाल अगर बॉडी को सूट ना करे तो उससे यूट्रस में प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है, मतलब इनसे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी जनरेट हो सकते हैं। लेकिन समाज की आवश्यकता है, लेकिन सीधी सी बात है, समाज की आवश्यकता है तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हम खुद से ऑप्ट ना करें, हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। मतलब किसी भी कपल को डॉक्टर से सलाह लेकर के ही सही कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स परमानेंट ऑप्शंस प्रेगनेंसी रोकने के नहीं हो सकते, या कोई इंसान जैसे फिजिकल बैरियर यूज कर रहा है तो खाली कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के इन मेथड्स की जानकारी अगर होगी तो सही मेथड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में गैप करने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या सीधी सी बात अगर बच्चे नहीं चाहिए, एक दो बच्चे ऑलरेडी हैं तो उसके लिए परमानेंट मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आएगी बात? तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी के कुछ कंक्लूसिव पॉइंट है बर्थ कंट्रोल मेथड से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। लिखा है इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट, कह रहे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव आपने पढ़ लिए, बट इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज, और उसका इस्तेमाल करना, एक सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। यूज करने में बुराई नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह या कंसल्टेंसी के बाद करना ज्यादा बेहतर होगा। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट द रेगुलर रिक्वायरमेंट, मतलब इसे भोजन की तरह नहीं लेना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव को रेगुलर रिक्वायरमेंट अगर इंसान पूरी जिंदगी के लिए बना लिया, हो सकता है इसकी वजह से स्टेरिलिटी आ जाए, फर्टिलिटी में भी रिजल्ट कर सकता है। मतलब ओवर यूज ऑफ दीज मेथड्स परमानेंटली डिसेबल भी कर सकता है कुछ कंडीशंस में, ध्यान रखेंगे। इसलिए कुछ भी नहीं हवा में तीर चला दिया कि हमने किताब में पढ़ लिया तो हम कुछ भी यूज करना, बिल्कुल नहीं। सही सलाह, सही जानकारी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिए हो सकता है वो घातक। ध्यान रखेंगे, समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो सकती है। तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू शुड नो एंड कंसल्ट द डॉक्टर फॉर बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उस तरीके से आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना लें। आगे देखें, इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। सीधा देखिए कहानी किस पे टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट को स्टॉप कर रहे हैं, हम ओवेरियन साइकिल को स्टॉप कर रहे हैं, हम स्पर्म प्रोडक्शन या ओवा प्रोडक्शन को इनहिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। खेला खेल रहे हैं शरीर के साथ। तो देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन में जब हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो अब उस कहानी कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो ऐसे में वन इज टू फोर्स टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और टू स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। बहुत सारे रीजन होंगे ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के खिलाफ है। अब देखिए, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नो डाउट इसका रोल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमने अभी बताया आपको कि किया जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं आगे की कहानी देखें, देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स। अब यही आता है लास्ट में कंक्लूसिव पॉइंट। इनका इल इफेक्ट जो है, जैसे फील टू वोमिट, जिसे नौजिया कहते हैं, फील टू वोमिट मतलब जो इनका इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वोमिटिंग हो सकती है, या फील टू वोमिट हो सकता है, एब्डोमेन में करारा पेन हो सकता है, बेहद दर्द में ये रिजल्ट कर सकता है, या फिर खूब सारी ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इसको कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस जिसे कहते हैं मेनोरेजिया, एकदम नॉन स्टॉप ब्लीडिंग चल रही है कंटिन्यूअस और उसमें एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई है, कभी रुक रुक करके होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी होती ही नहीं है, ऐसा खेला हो रहा है उस फीमेल के साथ। और कुछ ऐसे भी हार्मोनल पिल्स हो सकती हैं जो कैंसर को भी स्टिमुलेट कर सकती है, जो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज कर सकती है। मतलब इन इल इफेक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट इट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है लेस इफेक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है लेस प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए सही सलाह लेना बहुत जरूरी है, डॉक्टर कंसल्टेंसी के बाद ही किसी सही कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कितने मेथड है और उनका क्या क्या बैलेंस है, उस बैलेंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब शुरू करेंगे हम एमटीपी। मैंने कहा इंड्यूस्ड अबॉर्शन की बात, जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। अब वो पिल्स या इनसे काम में नहीं आने वाली कि हम आईयूडी लगा दें, ये लगा दें, वो लगा देना। बेबी इंप्लांट कर चुका है, प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, गेस्टेशन स्टार्ट हो गई है, ऐसे में अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अब ऑप्शन है हमारे पास केवल एक, सिर्फ एक, जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी भी कहा जाता है, इस एमटीपी को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा जी? इसे कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्ट कर दिया जाए, गर्भपात करा दिया जाए। गर्भपात मतलब उस बच्चे को इंटेंशनली किल कर दिया जाए जो मदर बॉडी में डेवलप हो रहा है। इंटेंशनल किलिंग है ये, इंटेंशनल किलिंग, इंटेंशनली इसे इंड्यूस करके अबॉर्ट किया जा रहा है, किल कर दिया जा रहा है। बच्चा जन्म ले उससे पहले, बच्चा पूरा डेवलप हो, फुल टर्म में आए उससे पहले उसे किल कर दिया जाए, इसे कहते हैं इंटेंशनल किलिंग। क्या कहते हैं? ये एक तरह की किलिंग है, इसे कहते हैं इंटेंशनल किलिंग। इंटेंशनल गेटिंग रिड ऑफ मतलब रिमूव कर देना, किल कर देना, हटा देना। तो इंटेंशनल गेटिंग रिड ऑफ एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी, किसी भी बेबी को जो मदर की बॉडी में इंप्लांट कर चुका है, प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, तो इंटेंशनल गेटिंग रिड ऑफ एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म
फुल टर्म या द फीटस गेट्स वाइबल, धरती पर जन्म लेने से पहले, फुल टर्म फुल साइज गेन करने से पहले किसी बच्चे को मदर बॉडी के अंदर से निकाल देना, रिमूव कर देना, फोर्सफुली इसे परफॉर्म कराया जाता है। इसे फोर्स्ड अबॉर्शन भी कहा जा सकता है। फोर्सफुली हम इसे रिमूव कर रहे हैं मदर बॉडी से। हमारी बात में इसे कहते हैं एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेट कर देना, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। सीधा सीधा समझे, एंड ऑफ प्रेगनेंसी कर देना। उस प्रेग्नेंट मदर के अंदर, उस वॉम्ब में पल रहे बच्चे को, वो किस साइज का है इससे इररिस्पेक्टिव उसे निकाल देना। निकाल देना मतलब एक बच्चा, एक नन्हा पौधा जो यूट्रस में चिपक गया है, उसने जड़ पकड़ ली है। जैसे आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, सारा ज्ञान बिल्कुल ऐसे समझो। कह रहे ये है जमीन, ये है जमीन, इसमें कोई नन्हा सा पौधा, एक नन्हा सा पौधा हमने लगाया, इस नन्हे पौधे को हमने लगा दिया है। ये नन्हा पौधा अब धीरे धीरे डेवलप करेगा। ये इसका फ्लावर मान लो, अभी शुरुआत वाली स्टेज में है। ये क्या है? ये अभी शुरुआत वाली स्टेज में है ये नन्हा पौधा। कह रहे अब धीरे धीरे ये पौधा बढ़ेगा, अब इसकी ग्रोथ होगी, मदर बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? बिफोर, कह रहे जिससे पहले कि ये पूरी तरह डेवलप हो, इससे पहले कि ये बहुत बड़ा हो जाए, कह रहे इसका फुल ग्रोथ होने से पहले ही इस बच्चे को निकाल दिया जाए। फिर वैसे समझो यार, एक पौधा जो इस मिट्टी में लगा, छोटा सा नन्हा सा पौधा अभी हमने लगाया है, कह रहे अब ये बढ़ता जाएगा और एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, फुल डेवलप हो जाएगा। तो कह रहे ये ग्रोइंग फेज है इसकी जड़ें फैलती जा रही हैं, देखो इसकी जड़ और मजबूत होती जा रही है। कह रहे ये जड़ मजबूत हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा खूब बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम इस अटैचमेंट के बाद हमने इसे बोया, इसे लगाया, जैसे ये थोड़ा सा डेवलप हुआ हमने इसे निकाल दिया, उखाड़ फेंका। अब आप समझ सकते हो कि हम मदर से अगर रिलेट करें बेबी को, तो एक छोटा सा बेबी अटैच हो चुका है, हमें इसे निकालना है। जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मदर की वॉल में, यूट्रस की वॉल में अटैच होता जाएगा, उखाड़ना कितना मुश्किल होता जाएगा। और जितना ये मुश्किल होगा, अगर उतना ही क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड लोगों की टीम होती है, अगर वो इसे अबॉर्ट करती है, तब तो उसको हटाने के बाद मदर की हेल्थ की देखरेख की जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता रहा है कि कई बार ऐसा काम करने के लिए लोग अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में पेड़ को जड़ से उखाड़ना, पेड़ को यहां से जड़ से उखाड़ना मदर के यूट्रस के लिए घातक साबित होता है। मदर के यूट्रस में बहुत सारी चोट, जख्म और घाव बन जाते हैं, इतनी ब्लीडिंग होती है, कई बार मदर की भी डेथ हो जाती है। कई बार मदर की भी डेथ हो जाती है इस इलीगल अबॉर्शन, अगर अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स की वजह से होता है तो। और कंडीशन नंबर ये तो एक है, दूसरी कंडीशन क्या है? लड़की, कह रहे सेक्स डिटरमाइन कर लिया, पता चला लड़की है ये। सीधी सीधी बात है, लोगों ने सोचा कि भाई लड़की क्यों, लड़की पराया धन है, मार दो इसको। लड़की अगर आएगी तो सिर पे बोझ लेकर के आएगी, कन्यादान का बोझ लेकर के आएगी, पैसे देने पड़ेंगे हमें। समझ आई बात? तो कह रहे ऐसे केस में भी लोगों ने जब सेक्स डिटरमाइन करना शुरू कर दिया, प्रेगनेंसी में उन्हें पता चल गया कि लड़की है ये, मार दिया जाए इसे, फीमेल फीटिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, इसे किल कर दिया जाए, इसे अबॉर्ट कर दिया जाए, मदर की बॉडी से निकाल दिया जाए, तो बच्चा मरा ही मरा, फीमेल फीटस तो मरा ही मरा। मदर के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो हम एक तो फीमेल फीटस को किल कर रहे हैं और मदर की हेल्थ का ख्याल भी नहीं है हमें। समझ आई बात? फोर्सफुली से किया जा रहा है, इंटेंशनली से किया जा रहा है। मदर की विल है या नहीं है, हटाओ बेबी को। इसलिए मैं शुरू में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहा था, इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखना जरूरी है। समाज में हम केवल और केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, इन सारे वेलबींग को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो एमटीपी भी उसी का एक पार्ट है। समझ आई बात? तो एमटीपी कब किया जाना चाहिए और कब करते हैं लोग, दोनों में फर्क है। क्यों करवा रहे लोग? फीमेल फीटस से मार दो, इसलिए करवा रहे लोग। तो कह रहे इसलिए नहीं होना चाहिए कि फीमेल फीटस है इसलिए उसे किल कर देना चाहिए, कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ने इसके लिए सोचा कि कोई लॉ बनाया जाए, लेकिन लॉ नहीं बना पा रहे लोग। एमटीपी के लिए कोई लॉ नहीं बना पा रहे। बहुत सारे सोशल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशनल सोशल इश्यूज आ रहे हैं कि लोग लीगलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद आप अगर डेटा देखोगे ना, पहले तो आप डेफिनेशन समझो, इंटेंशनल गेटिंग रिड और रिमूवल ऑफ एनी अनवांटेड प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, बच्चा फुली डेवलप हो, उससे पहले मार दिया जाए, उससे पहले उसे निकाल दिया जाए। एक डेटा मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी का डेटा है, कह रहे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में अगर आप देखते हो, वर्ल्ड वाइड 45 टू 50 मिलियंस MTPs मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर परफॉर्म्ड, MTPs आर परफॉर्म्ड एवरी ईयर, हर साल कम से कम 45 टू 50 मिलियंस प्रेगनेंसीज अबॉर्ट कर दी जाती हैं। जो अगर ओवरऑल डेटा निकालोगे आप, तो लगभग 20% और 1/5 कह सकते हो ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। अगर आप इस डेटा से समझो, अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि 20% जनसंख्या हर साल हम खाली अबॉर्ट कर दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जो मदर बॉडी में बने और उनका एमटीपी कर दिया गया उसकी वजह से। इसका मतलब आप सोच के देखो, ये जो 50 मिलियन लोग हैं लगभग हर साल, ये जनसंख्या केवल एमटीपी की वजह से कम कर रहे हैं। इसका मतलब आप सोचो कि एमटीपी का बहुत बड़ा योगदान है जनसंख्या नियंत्रण में। आप सोच के देखो, अगर ये एमटीपी ना कराई जाए तो 50 मिलियन लोग और ऐड कर लो अपनी पॉपुलेशन, हर साल ये 50 मिलियन लोग ऐड करते जाओ। इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए एमटीपी कराता होगा? एमटीपी का इस्तेमाल, ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, क्या इसलिए की जाती है? भाई हमें एमटीपी इसलिए कराना क्योंकि हमें जनसंख्या कंट्रोल करनी है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए एमटीपी कराएंगे ना? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखेंगे, दिस एमटीपी इज परफॉर्म्ड, या ऐसे लिखेंगे, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल, वेरी इफेक्टिव रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल, बट पॉपुलेशन कंट्रोल में तो रोल है ही, बट intentionally not performed for this purpose, ऐसे लिख सकते हैं, but not performed for this purpose, but not performed for this purpose। आप सोचो पर्पस क्या है इसका? पर्पस है अनवांटेड प्रेगनेंसी को किल करना, जनसंख्या नियंत्रण करना पर्पस नहीं है। लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली जनसंख्या ये नियंत्रण कर पा रहा है, अनपर्पसफुली ये जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 50 मिलियन लोग, लगभग 20% जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं, 100 में से 20 बच्चे मार दिए जा रहे हैं केवल और केवल एमटीपी के थ्रू। समझ आई बात? कंट्रीज ने इसको लीगलाइज करने के बारे में सोचा,
इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया, इसके लिए लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए और इसे सख्ती बार बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, चेंजेस किए गए, इस रूल को और स्ट्रांग बनाया गया, इसमें कुछ चेंजेस कर करके इसे और स्ट्रांग बनाया गया। इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया है फ्रॉम 1971। तो याद रखेंगे एमटीपी एक्ट जो इनिशिएट किया गया था इंडिया में, उसके बाद इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में श्री नाम के इश्यूज, याद रखेंगे श्री इश्यूज, कौन से इश्यूज, श्री इश्यूज रहते हैं। मेनी कंट्रीज have some या have not legalized or have no rules for MTPs due to श्री इश्यूज। कौन से इश्यूज, यहां पे आपको मिलेंगे श्री इश्यूज, SREE इश्यूज, श्री देवी के इश्यूज यहां पे आ जाते हैं भाई साहब। तो इन इश्यूज में अगर हम बात करें तो श्री में से एक आता है सोशल इशू, सामाजिक, दूसरा रिलीजन का इशू आता है, रिलीजियस इशू, तीसरा आता है इमोशनल इश्यूज भी आते हैं, और इतना ही नहीं कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। तो कई सारे इश्यूज की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, हम अभी तक कई कंट्रीज में इसे लीगलाइज नहीं कर पाए हैं, बट इंडिया ने इसे लीगलाइज किया है। इंडिया में एमटीपी एक्ट स्टार्ट किया गया था और उसी एक्ट के थ्रू इंडिया में एमटीपी लीगलाइज्ड है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है, हम क्यों करें, एमटीपी क्यों की जाती है? ध्यान से सुनेंगे, हमारा सवाल है वाई एमटीपी क्यों किया जाता है। अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल किस पर्पस से किया जाता होगा, कंडीशंस क्या है, टी एंड सी अप्लाइड है, याद रखेंगे, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही इसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इंडिया में लीगलाइज करने के बाद। तो याद रखेंगे एमटीपी इसलिए की जा रही है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना है। लेकिन कब, एक ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हुई है? पहला, पेरेंट नहीं चाहते थे, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बेबी इंप्लांट कर गया। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, जैसे हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जो कंडीशन डाली थी, वही कंडीशन आप यहां भी डालेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड किया गया है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो बेबी है वहां पे उसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि फेलियर हो गई, फेल हो गया कौन, फेलियर ऑफ ऑलरेडी यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और वो फेल हो गया, बेबी इंप्लांट कर गया। तीसरी कंडीशन मैंने बताया था मिस हैपनिंग, जैसे कि रेप। इसके अलावा अगर जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग बेबी may cause any serious threat to mother's health, serious threat to maternal health, mother's health, मैटरनल हेल्थ के लिए वो खतरनाक है। अगर अलाउ किया गया, अगर बच्चे का डेवलपमेंट अलाउ किया गया, तो वो डेवलपिंग बेबी मदर की हेल्थ के लिए सीरियस इफेक्ट कर सकता है, मदर के हेल्थ के लिए वो सीरियस इंपैक्ट डाल सकता है, उस मदर की डेथ में रिजल्ट कर सकता है, या फिर मदर के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अगर उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सारी कंडीशन बेकार है, इनमें से कोई भी सिचुएशन नंबर 1 अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स था, बेबी इंप्लांट करके बच्चा नहीं चाहते थे, इंप्लांट हो गया। फेलियर करे, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था लेकिन वो फेल हो गया। रेप हुआ है उस औरत का, उस लेडी का, उस फीमेल का, उसने अभी बिना शादी के उसके बॉडी में एक बेबी पल रहा है जो कि उसकी अपनी इच्छा का नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी बॉडी में चिपक गया है, ऐसे बेबी को भी रिमूव करना जरूरी है। सामाजिक इश्यूज हैं, ये सोशल इश्यूज हैं, ये उस मदर की मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ओवरऑल सोशल हेल्थ का इशू भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई साहब। और डेवलपिंग बेबी की वजह से अगर वो बच्चा जो मदर बॉडी में डेवलप हो रहा है वो उस मदर के लिए सीरियस थ्रेट कॉज कर रहा है, उसकी वजह से मदर की हेल्थ खराब हो रही है, उसका यूट्रस रप्चर हो सकता है, उसके वॉल में यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है धीरे-धीरे, जो कि हार्मफुल है और उस मदर की भी डेथ हो जाएगी। या फिर लास्ट कंडीशन, उस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक बीमारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बर्थ के बाद भी कुछ दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, मतलब ही विल नॉट सही और शी विल नॉट सर्वाइव आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद भी कुछ ही दिनों तक उसका सर्वाइवल रहेगा। तो इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चे को पैदा करना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कानून के खिलाफ है। टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम मदर के इमोशन का ख्याल रखें, दूसरा बच्चे की हेल्थ कैसे है वो ध्यान रखें, और मदर की खुद की हेल्थ भी। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो एमटीपी की जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की गई है, जहां इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराया जाता है। एक्ट भी बनाए गए हैं, उस एक्ट का कई सारा वर्जन मॉडिफाई भी किया गया है, अगर आप देखेंगे एक्ट का कई सारा वर्जन मॉडिफाई भी किया है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखें, मैं आपको बता दूं इंडिया में इसे लीगलाइज किया गया, इन इंडिया, जो हमारा भारत देश है, इन इंडिया एमटीपी एक्ट was initiated या अप्लाई किया गया, इंडिया हैज लीगलाइज्ड एमटीपी अंडर द एक्ट इन 1971, अमेंडमेंट या अमेंडेड सेवरल टाइम्स, इसे अमेंड किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों संशोधन, अमेंडेड सेवरल टाइम्स इनका अमेंडमेंट भी किया गया है। बट एमटीपी एक्ट की शुरुआत की गई थी 1971 में, और इस एक्ट के हिसाब से कंडीशंस लीगलाइज की गई थी, इंडिया में एमटीपी को लीगलाइज किया गया था स्पेशल कंडीशंस में। दूसरा पॉइंट कह रहे रिसेंटली अमेंडेड इन 2017 में इसे फिर से अमेंड किया गया है, रिसेंट अमेंडमेंट 2017 में की गई है। और अकॉर्डिंग टू एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, ये एनसीईआरटी के कुछ खास पॉइंट है, आपको बता रहा हूं मैं। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, मतलब जब लास्ट में इसे रिसेंटली संशोधित किया गया है अभी 2017 में, इसके अकॉर्डिंग एमटीपी कैन बी डन अप टू 24 वीक्स
24 वीक्स तक ही अलाउड है, उसके बाद ये इलीगल है। तो एमटीपी कैन बी डन अप टू 24 वीक्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जहां पे डॉक्टर ये क्लियर करेगा, डॉक्टर ये जस्टिफाई करेगा कि एमटीपी क्यों की जा रही है। तो याद रखेंगे एमटीपी 24 हफ्ते तक की जा सकती है अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट्स। प्लस यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज कंपैरेटिवली सेफ। क्या है ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज सेफ फॉर मदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेफ फॉर मदर, मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, मैंने आपको बताया था जब नन्हा पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसे अभी आप निकाल सकते हो, उससे जड़ को बहुत ज्यादा, सॉइल को, उस मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, जिससे वो अटैच हो। उसी तरह एम्ब्रियो को भी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें निकालना है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो चुके हैं, 4 हफ्ते हो चुके हैं, इम्प्लांटेशन के बाद हमें अगर निकालना है, तो अभी यूट्रस में उस बेबी का साइज अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, यूट्राइन वॉल में उसको पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ है, वो उसे निकालना कंपैरेटिवली आसान है, मदर की हेल्थ को उतना खतरा नहीं है। तो ये जो एमटीपी है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, जो कम से कम 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, विदिन 3 मंथ्स हो जाना चाहिए, सेफ होता है मदर के लिए एंड शुड बी परफॉर्म्ड। इसका परफॉर्मेंस कब किया जा रहा है? शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द कंसिडरेशन या अंडर द गाइडेंस ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। तो अंडर द वन गाइडेंस ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर हम बात करते हैं, तो केवल उसकी मदद से ये काम किया जा सकता है, वो सेफ भी है मदर की हेल्थ के लिए, वो कराया जा सकता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब फ्रॉम 4 to 6th मंथ की अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, 4, 5 या 6 मंथ की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज रिस्की। ये रिस्क क्रिएट कर सकता है, मदर की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अनक्वालिफाइड क्वैक्स या अनप्रोफेशनल क्वैक्स जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो ये काम नहीं करते, झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, उनसे इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करवाना मदर की जान के लिए जानलेवा हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सावधान है, सतर्क है, सुरक्षित है। इसके लिए कह रहे हैं यहाँ पे ये रिस्की होता है एंड इट कैन बी ओनली परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ at least 2 registered medical practitioner, registered medical professional। तो यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्टर्स की जरूरत है, उनकी गाइडेंस में ही, उनकी देखरेख में ही, उनके ही थ्रू कराया जाना चाहिए, जो कि बच्चे को निकालने का प्रोसेस जो कि काफी डेंजरस है, जो मदर की हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है, मदर की डेथ कॉज कर सकता है, इसे जरूर रोका जाना चाहिए। अगर इलीगल कोई है, इलीगल अबॉर्शन को हमें जरूर रोकना चाहिए। इस तरीके से हमने लॉज बनाए, रूल्स बनाए, ताकि हम इलीगल अबॉर्शन को रोक सके। समझ आ गई बात? क्योंकि मदर की जान को भी खतरा हो जाता था जब पुराने टाइम पे, या काफी टाइम, अगर आप देखो अभी भी, केवल अभी पुराने टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी भी कई सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, गांव हैं या ऐसे सिटीज हैं, टाउन्स हैं, जहां पे चोरी चुपके इस तरीके के धंधे चलाए जाते हैं। लेकिन अगर पकड़े गए तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उन्हें सजा दी जाएगी, उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी। तो एमटीपी एक्ट इंडिया में लीगलाइज किया गया 1971 में, लेकिन उसके कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए गए, जिसके कई सारे पर्पस थे। इन सब के पीछे एक ही टारगेट था कि हम इलीगल अबॉर्शन को रोक सके, फीमेल फीटसेस की किलिंग को रोक सके। तो ये ध्यान रखेंगे, एमटीपी एक्ट स्टार्ट किया गया था 1971 में, बट इसे अमेंड किया गया कई बार। जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो 2017 के हिसाब से एमटीपी सेफ है अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती है, लेकिन एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर चाहिए उसके लिए। और अगर एमटीपी की जा रही है सेकंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 6 मंथ की जा रही है, तो वो जो है कम से कम 2 डॉक्टर्स उसके लिए चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई मैंने कहा था अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे बच्चा अगर डेवलप हो रहा है तो मदर की हेल्थ को नुकसान कर सकता है, बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या उस बच्चे का फॉर्मेशन रेप की वजह से हुआ, कोई मिसहैपनिंग हुई है, कोई कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोर्स इंटरकोर्स किया गया था, या फिर कोई फेलियर हो गई थी डिवाइस की, मतलब इन्हीं सिचुएशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं एमटीपी। एमटीपी का रोल पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत बड़ा है, लेकिन पर्पसफुली इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी, इसलिए एमटीपी करना है। एमटीपी इसलिए करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की जो लाइनें कहती हैं वो भी देख लेते हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, ये कैसा टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, जिसे वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। बिफोर द फुल टर्म का मतलब बेबी फुली डेवलप, उससे पहले उसे निकाल दिया जाएगा, इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसे कहा जाता है। 45 to 50 मिलियन, ये डेटा कहता है कि एमटीपी परफॉर्म की जा रही है एवरी ईयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अकाउंट्स 1/5, जो कि 20%, 20% होता है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का। कह रहे वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट, एमटीपी को लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए, ये डिबेट का पॉइंट है, जिसमें डिबेट किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में ये बहस छिड़ती है, मुद्दे छिड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, जैसे इमोशनल है, सोशल है, एथिकल है, ये सारे इशू जिसे मैंने आपको कहा था श्री नाम के इश्यूज आते हैं, SREE, याद रखेंगे इसको, S फॉर सोशल, R फॉर रिलीजियस, E फॉर इमोशनल, E फॉर एथिकल। तो ये सारे एक्शंस या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया था 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड द मिसयूज। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल अबॉर्शन। जो फीमेल फीटिसाइड्स की किलिंग की जाती थी उसको रिपोर्ट किया जाता था, उसकी रिपोर्टिंग को कम किया जाए, जो कि एमटीपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन उठता है व्हाई एमटीपी, तो मैंने कहा ऑब्वियसली आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फॉर द इवन फैटल फॉर द मदर, मदर के लिए नुकसान कर सकता है या मदर और फीटस दोनों की किलिंग कर सकता है। ऐसे केसेस में हमें अबॉर्शन करना बेहतर समझना चाहिए, डॉक्टर से सलाह देंगे। एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ इफ परफॉर्म्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे हम कहते हैं 12 वीक्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक ये रिलेटिवली सेफ होता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो दिस आर रिस्कियर, ये रिस्की होते हैं। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी परफॉर्म्ड इल्लीगली बाय अनक्वालिफाइड कोएक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल, ये डेथ कॉजिंग हो सकता है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज टू मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। याद होगा हमने पढ़ा था कि एमनियोसेंटेसिस में हम सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, और बच्चे का सेक्स अगर फीमेल है तो लोग उस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, फीमेल फीटसेस की किलिंग कर देते हैं, जो कि टोटली इलीगल होता है।
सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर के लिए भी और बच्चे के लिए तो है ही है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस and the risk factors involved in illegal abortion as well as providing more health care facility could reverse the mentioned unhealthy trend। ये जो अनहेल्दी ट्रेंड है, समाज का जो ट्रेडिशन है इसमें जिसमें अबॉर्शन कराई जाती है बिना किसी ठोस कारण के, खाली इसलिए कि बच्चा फीमेल है, खाली इसलिए कि हम उसे नहीं चाहते, खाली इसलिए कि हम पैसे बचाने के चक्कर में अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हम उसे करा रहे हैं, ये सारी चीजें, ये बैड प्रैक्टिस है, इन्हें कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, जो कि एमटीपी एक्ट के अंतर्गत इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जाए इस एक्ट का तो हम काफी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। एमटीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन या इंड्यूस्ड अबॉर्शन करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? सर्जरी भी हो सकती है या कोई दवाई दी जा सकती है इंड्यूस्ड अबॉर्शन के लिए। अब देखो, अगर मैं मेथड बताऊं फॉर एमटीपी फॉर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, फॉर इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, अगर मैं इंड्यूस्ड अबॉर्शंस की बात करता हूं तो यूजुअली इसमें सिंपल मेथड्स है। जैसे एक है एंटी प्रोजेस्टिन पिल्स दी जाती है, एंटी प्रोजेस्टिन्स, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो एंटी प्रोजेस्टिन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। हम क्या करेंगे, उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए एंटी प्रोजेस्टिन पिल्स दे देते हैं। एंटी प्रोजेस्टिन्स दी जाती है, जिसे कहते हैं, ये है एक फ्रेंच ड्रग, इसे हम कहते हैं फ्रेंच ड्रग RU486, जिसे माइफप्रिस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम माइफप्रिस्टोन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है इस अबॉर्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। प्लस इसमें हम यूज कर सकते हैं सर्जरी, सर्जरी भी की जा सकती है, सर्जिकली भी किया जा सकता है, या फिर वैक्यूम मेथड से हम वैक्यूम एस्पायरेशन भी कर सकते हैं, एस्पायरेशन। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाता है। मेन क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा माइफप्रिस्टोन RU486 एंटी प्रोजेस्टिन का सर्जरी का, आप याद रखोगे। दीज आर डिफरेंट मेथड्स। और भी मेथड है, इलेक्ट्रोकॉटरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रिक मेथड से भी हम इसको, या यूट्राइन रीजन को हम यूट्राइन रीजन से एम्ब्रियो को रिमूव करने के लिए सलाइन सॉल्यूशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल है, यूट्रस पे बेबी अटैच किया, हमें उसे रिमूव करना है, डिटैच कराना है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूज की जाती है एंटी प्रोजेस्टिन के साथ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग विद प्रोस्टाग्लैंडिन। एंटी प्रोजेस्टिन जो यूज करते हैं हम, एंटी प्रोजेस्टिन यूज करते हैं, दैट इज अलोंग विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी को, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, यूट्रस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई पुअर हो जाएगी और एम्ब्रियो डिटैच कर जाता है। तो उस एम्ब्रियो को डिटैच करने के लिए या तो हम एंटी प्रोजेस्टिन देते हैं विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स याद रखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, या फिर सर्जरी या वैक्यूम मेथड से हम बेबी को रिमूव करा लेते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो इसको एक बार रीडिंग करेंगे, बस नाम याद रख लेंगे माइफप्रिस्टोन क्या होता है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, बस कभी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और हम इस पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक है ये, इस पे क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच द कॉलम वाले मिलेंगे। टॉपिक का नाम है ये STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या अभी मॉडर्न न्यू NCERT ने इसे लिख दिया है, इसे लिख दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या लिख दिया है, इसे लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसे हम STI भी कहते हैं, इसे हम STI भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं वेनेरियल डिजीजेस। वेनेरा मतलब होता है जेनाइटल्स। तो जेनाइटल्स के आसपास जो बीमारी होती है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, द डिजीज, ऐसे लिख सकते हैं, दोज इन्फेक्शंस which can be transmitted via sexual contact affect genital areas या genitals के आसपास या reproductive system। मेनली अगर हम बात करें, that affects mainly रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसको अफेक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसी को कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। लेकिन कुछ ऐसे भी STDs हैं जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा भी कुछ सोर्सेस से होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जिन्हें हाईली कॉन्टेजियस डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस कहा जाता है। इन्हें हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस या कॉन्टेजियस, कम्युनिकेबल, एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधा कांटेक्ट से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कांटेक्ट से वो ट्रांसमिट हो रही हैं, उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप देखोगे इसमें अलग अलग, यार इसमें बैक्टीरियल डिजीजेस भी हैं, दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस, दीज आर वायरल डिजीजेस एंड दीज आर प्रोटोजोवन डिजीजेस ऑल्सो। प्रोटोजोन अगर हम मेनली देखें तो दीज आर द कॉमन बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोआ, मतलब ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, या फिर प्रोटोजोआ से भी हो सकती है। अगर आप इनके नाम देखेंगे बैक्टीरियल में, अगर आप देखें तो देयर इज क्लैमाइडिया, इसके अलावा सिफिलिस, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। वायरल डिजीज की अगर बात करते हो तो सबसे फेमस तो आप जानते ही हो, सबसे डेंजरस डिजीज है, वर्ल्ड फेमस है HIV इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं एड्स। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा जेनाइटल वार्ट्स की हम बात करें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसके अलावा एक है जेनाइटल हर्पीज, जिसे हर्प्स भी कहा जाता है, जेनाइटल हर्पीज या जेनाइटल हर्प्स है, जो कि वायरल है। मतलब दीज आर द वायरल STDs। दिस बैक्टीरियल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द वायरल डिजीज, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिजीज, आइडेंटिफाई द STD व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय कॉज्ड बाय वायरस, आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रोटोजोवन डिजीज है उसमें एग्जांपल आप याद रख सकते हो, ट्राइकोमोनिएसिस। क्या नाम है, ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं। ट्राइकोमोनिएसिस एक प्रोटोजोन, इसके अलावा भी बहुत बड़ी कैटेगरी STDs की, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन टाइप के वेरिएंट्स है, कॉमन टाइप के डिजीजेस जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ये बैक्टीरियल, ये वायरल और ये प्रोटोजोन, तीन कैटेगरी आपको याद करनी है। अब आप देखो कि इसमें मेजॉरिटी, मैंने कहा कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है, लेकिन सम STDs लाइक कुछ STDs ऐसी भी हैं जैसे एड्स, या मैं बात करूं हेपेटाइटिस की,
हेपेटाइटिस बी की मैं बात करूं, कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड, कह रहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर बाय यूज ऑफ कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड नीडल्स की अगर हम बात करें, नीडल्स की बात करें, या फिर सिरिंजेस का इस्तेमाल अगर हम करें जो कि कंटामिनेटेड हैं, सिरिंजेस, तो कंटामिनेटेड नीडल्स या सिरिंज का इस्तेमाल करना, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें भाई दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हेरोइन लेने वाले का ये जो एबिलिटी दिमाग के सोचने समझने की क्षमता वो काम ही नहीं कर रही, नशे में धुत है, क्या करते हैं शेयर करते हैं, भाई दोस्ती यारी में तो भाई साहब बहुत कुछ शेयर होती है, यहाँ सिरिंज शेयर हो रही है, कहाँ सिरिंज कहाँ है, मुझे ड्रग्स चाहिए, सिरिंज भाई ने शेयर करी, उसको एचआईवी पता ही नहीं, क्या कह रहे उसको एचआईवी पता ही नहीं, हेपेटाइटिस पता ही नहीं, क्या उससे सिरिंज ले ली और भाई साहब हो गया खेला। तो देखें कह रहे एड्स हेपेटाइटिस भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कंटामिनेटेड नीडल या सिरिंज से भी ट्रांसफर होती हैं, या फिर ऑल्सो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, कहां से, किसी इन्फेक्टेड मदर से टू फीटस, जो उनका डेवलपिंग फीटस है, जो उनका बच्चा है, जो बेबी है, डेवलपिंग फीटस वाया प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होते हैं, तो ट्रांसमिटेड वाया डिफरेंट अदर मोड्स, केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही नहीं अफेक्ट करते, अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस भी लिवर को अफेक्ट कर सकता है, करता ही ऑब्वियसली उनका टारगेट जो साइट एक्शन का वो है लिवर। एचआईवी का एक्शन इम्यून सिस्टम को पूरा करना, एचआईवी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी फिलहाल इतना ही बहुत है कि कैसे कैसे इनका ट्रांसमिशन हो रहा है और ये बीमारियां किस तरीके से होती हैं, किस किस कैटेगरी में कौन सी बैक्टीरिया कौन सी वायरल डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये सारी। अब कह रहे हैं कि अभी देखें, कह रहे हैं ये सारी बीमारियां किसी भी इंसान की हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है कि हेल्थ का मतलब खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, लेकिन डिजीजेस बहुत बड़ा कारण है किसी की हेल्थ को प्रभावित करने के लिए, तो इसलिए एसटीडी की स्टडी डिस्कशन के बगैर ये चैप्टर तो हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जो किसी इंसान की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, उनका डिस्कशन बहुत मैंडेटरी और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसटीडीज। तो कैटेगरी याद करेंगे, कौन वायरल, कौन बैक्टीरियल, कौन प्रोटोजोन है, कौन सी बीमारी में ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, कंटामिनेटेड नीडल या सिरिंज के थ्रू होता है, मदर से बेबी में हो रहा है, केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही नहीं, दूसरे तरीके भी हैं, अदर मेथड भी हैं। इसके अलावा देखें, कह रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाए, टाइमली डिटेक्ट कर लिया तो क्योर भी पॉसिबल है, इफ अर्ली डिटेक्टेड क्योर इज पॉसिबल, लेकिन ध्यान से सुनिए, याद ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अगर हम इन तीन एच को निकाल दें, एक्सेप्ट दीज थ्री, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, एक्सेप्ट फॉर दीज डिजीजेस, अदर एसटीडीज या मोस्ट ऑफ द एसटीडीज इफ अर्ली डिटेक्टेड कैन बी कंप्लीटली क्यूरेबल, मतलब बाकी बीमारियों में क्योर पॉसिबल है, लेकिन इन तीन बीमारियों को ट्रिपल एच याद रखेंगे, ट्रिपल एच, ये जो ट्रिपल एच है, ये ट्रिपल एच WWE फाइटर नहीं है, ये ट्रिपल एच कौन है, ये तीन खतरनाक बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी इन्फेक्शन। इन तीन बीमारियों में भाई साहब, इन तीन बीमारियों में मेरे प्यारे बच्चों, अगर अर्ली डिटेक्शन भी कर लिया जाए तो परमानेंट क्योर मिलना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। क्या है, परमानेंट क्योर मिलना इन तीन बीमारियों में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बाकी बीमारियों में कंप्लीट क्योर इज अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे तीन बीमारियों में कंप्लीट क्योर नहीं मिलता, इन पेशेंट को ठीक से क्योर नहीं किया जा सकता, हो सकता है कुछ दिन तक डेथ को और डिले किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करना अभी भी हमारे पास मुश्किल है, मुश्किल और बहुत मुश्किल। तो याद रखेंगे कौन सी तीन बीमारियां, ये तीन, बाकियों में अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो क्योर दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है क्योर के लिए डिटेक्शन होना जरूरी है ना, डिटेक्शन कब होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डिटेक्शन कब होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, कब जाएंगे, जब पेशेंट को अर्ली साइन या सिम्टम्स होंगे बीमारी में, जब शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, अगर शुरू में डॉक्टर के पास पहुंच जाए तब तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अगर देर कर दी जाए, डिजीज पूरे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को अफेक्ट कर दे, जेनाइटल एरिया पूरी तरह से डैमेज होने लगे, फिर तो क्या ही करेंगे। अर्ली डिटेक्शन इसलिए बहुत जरूरी है, अर्ली वार्निंग साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो इन डिजीज में आप ज्यादातर देखोगे, मोस्ट ऑफ द एसटीडीज में, अगर ज्यादातर डिजीज में अगर देखेंगे तो मोस्ट केसेस में जो अर्ली साइंस होते हैं, अर्ली वार्निंग साइंस जो होते हैं ऑफ एसटीडीज, जब गोनैड्स या जेनाइटल एरिया अफेक्ट होता है तो अर्ली साइन में क्या होती है, शुरुआत में क्या होती है, सबसे पहले इचिंग होती है, खुजलाहट होती है, इचिंग होती है, प्लस वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज, भाई इचिंग होगी, खुजलाएंगे तो उस पार्ट में क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है, फ्लूइड निकल सकता है, और पेन होगा एब्डोमिनल रीजन में या लोअर पार्ट में, पेल्विक रीजन में पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है उस एरिया में, मतलब इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जो कि शुरुआती कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, शुरुआती प्रॉब्लम होती है जेनाइटल एरिया के आसपास, अफेक्टेड एरिया के आसपास इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, कुछ हो सकता है उसमें कैरेक्टर स्मेल भी हो, कुछ केमिकल जो रिलीज हो रहा है उसमें कुछ स्मेलिंग हो, प्लस वहां पेन हो रहा है एब्डोमेन में खूब सारा, या फिर उस एरिया में जेनाइटल एरिया के आसपास स्वेलिंग हो गई है। इन सारी चीजों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, अर्ली वार्निंग साइन है, इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि अगर इग्नोर किया गया किसी भी रीजन से, समाज या किसी डॉक्टर के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास पहुंचे तो किसी रिश्तेदार ने मोहल्ले ने देख लिया और तुरंत उसके दिमाग में सवाल आई, उनके पास डॉक्टर के पास जा रहा है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम बनने में, यार समाज के इसी हया से, इसी शर्म हया से लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं, शर्म है, दबाव है, समाज का प्रेशर है, इतनी सारी चीजों, इतने सारे सामाजिक दबावों से घिरा हुआ इंसान डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं कर रहा, और ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, बद से बदतर चली जा रही है। लेटर अगर उसे सही टाइम पे नहीं क्योर किया गया, इफ नॉट क्योर्ड टाइमली, अगर उसे टाइमली क्योर नहीं किया गया, देन द कॉम्प्लिकेशंस, द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, जो अब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस आर डेंजरस, क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आर डेंजरस। अब ये घातक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसे क्योर नहीं किया गया, इफ नॉट क्योर्ड टाइमली, इसे डिटेक्ट नहीं किया गया टाइमली, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज,
पूरा का पूरा एरिया ही बैडली अफेक्टेड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। यहाँ पे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, सर्विक्स में स्वेलिंग हो सकती है, सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस वेजाइना में स्वेलिंग हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसे कहते हैं, लोकल एरियाज में इन्फ्लेमेशन, डैमेज या रप्चर हो जाएगी वहां की एपिथेलिया या सेल की मेम्ब्रेन्स में। तो कह रहे हैं ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूरेथ्राइटिस मेल्स में यूरेथ्राइटिस होगी, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके अलावा फीमेल्स के यूट्रस में एम्ब्रियो अटैच ही नहीं कर पाएगा, इट मे लीड टू अबॉर्शंस, अबॉर्शंस हो सकते हैं या फिर इंप्लांटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टिल बर्थ, बेबी अगर हो भी जाए, फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाए तो स्टिल बर्थ मतलब उस मदर के वॉम में ही बेबी की डेथ हो जाएगी। द डेवलपिंग फीटस, डेथ ऑफ द बेबी, डेथ ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन वॉम्ब विद इन यूटरस, विद इन यूटरस या वॉम्ब में ही बेबी की डेथ हो जाती है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसे कहते हैं स्टिल बर्थ। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब इंप्लांटेशन किसी अब नॉर्मल साइट पे हो, नॉर्मल साइट क्या है, यूटरस का फंडस या बॉडी, अभी इंप्लांटेशन किसी अब नॉर्मल साइट पे हो रही है, इंप्लांटेशन एट एनी अब नॉर्मल और इनअप्रोप्रिएट साइट, कहां पे हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट साइट पे हो रहा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब व्हेन देयर इज इंप्लांटेशन एट एनी अबनॉर्मल इनअप्रोप्रिएट साइट, किसी भी ऐसी साइट पे जो कि अनवांटेड अनडिजायरेबल है, यूट्रस की फंडस छोड़ करके कहीं भी हो रहा, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्या अबॉर्शन हो जाए, पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है मेल या फीमेल्स में, कैन लीड टू स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकता है। वो अपने बेबी का प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, कंप्लीट इनएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर बेबी, अपने बच्चे पैदा करने की एबिलिटी भी लॉस कर सकते हैं। तो आप देखो कितने सारे कॉम्प्लिकेशन फिर जनरेट हो रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो रही है, अबॉर्शन हो रहा है, स्टिल बर्थ मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर स्टेरिलिटी हो रही है। ऐसी बहुत सारी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इन्हें टाइम पे अगर डिटेक्ट नहीं किया जाए तो इनके लेटर जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, इवन फैटल, या फिर ये फैटल भी हो सकता है, इट मे बी फैटल ऑल्सो, डेथ भी हो सकती है इसमें। तो इतने सारे खतरनाक डिजीजेस हमें ये एसटीडीज में देखने को मिलती है, इसीलिए टाइमली डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें सबसे बेस्ट है अवॉइडेंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंट करना ही बेटर है, बेटर देन क्योर। लेकिन यार कुछ जगहों पर प्रिवेंशन नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या करें, अवॉइड करें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। कुछ लोगों के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो अब कह रहे हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे उनमें चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग एचआईवी क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं हो, बेटर है फेथफुल होना चाहिए सेक्सुअल पार्टनर जो है, प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोशिश की जाए कि प्रोटेक्शन यूज की जाए। अगर जो रिलायबल पार्टनर नहीं है, जिसको हम नहीं जानते, तो वहां पे हमारे पास कोई ना कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल हो, कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इन चीजों को ध्यान दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही प्राइमरी साइंस देखने को मिले, अर्ली सिम्टम देखने को मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। मीट विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर को जरूर दिखाएं। शर्माएंगे तो ये बीमारी आपको मतलब समझ सकते हो कि बात शुरू में शर्माएंगे तो बाद में सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि शर्माने का नौबत ही ना आए, सीधा डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, सही टाइम पे डिटेक्शन कराएं और क्योर प्राप्त करें। इससे समाज भी हेल्दी रहेगा, हमारे आसपास के लोग भी हेल्दी रहेंगे और हम भी हेल्दी रहेंगे। ठीक है जी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ये सारा कंसेप्ट यही कहता है। आप देखें ये चीजें टेबल के लिए केवल आपके लिए है, आपको इस टेबल को याद करना है। वैसे तो आपको ये खुद बनानी है टेबल, आपके लिए होमवर्क है ये आपको टेबल खुद से बनाएं, टेबल खुद से बनाएं ताकि आपको याद करने में ज्यादा आसानी हो। और आप बना ले तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमने टेबल डन कर लिया, बना लिया खुद से। ये मैंने केवल आपके लिए एफर्ट लगा करके ये चीजें आपको दे दी हैं ताकि आप एक बार रीडिंग कर लें कि यहाँ पे जो एसटीडी आप देख रहे हैं, इन एसटीडीज में गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, ये तीन डिजीजेज जो है ये बैक्टीरियल हैं। और इन बैक्टीरिया में कभी कभी पॉजिटिव एजेंट्स के नाम पूछ दिए जाते हैं, तो आपके सामने ये नाम ध्यान रहेंगे कि गोनोरिया कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया, सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम, और ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी, हर्पीज कॉज्ड बाय सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, वॉट्स कॉज्ड बाय द पैपिलोमा वायरस। ये चार डिजीजेज जो है ये वायरल डिजीज हो जाती हैं। और लास्ट में जो ट्राइकोमोनियसिस है ये हो जाती है प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज हो जाती है। तो आपको ये कैटेगरी याद रखनी है, कौन प्रोटोजोवन कौन बैक्टीरियल। नाम आपको याद रखने होंगे, गोनोरी से याद हो जाएगा गोनोरिया, ट्रेपोनिमा पैलिडम में इसमें कोई सिफिलिस का नाम नहीं दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, सिफिलिस को याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में यहाँ हमको कोई डिटेल नहीं पढ़नी, बस ये ध्यान रखना है कि इनका ट्रांसमिशन जो होता है, ये दो बीमारियां ऐसी हैं, हेपेटाइटिस बी और ये जो आपके पास है एड्स की, इन दोनों केस में ट्रांसमिशन के और भी रूट्स हैं, मल्टीपल रूट्स हैं, इन्फेक्टेड नीडल हो, प्लेसेंटा हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, इनके थ्रू भी फैलते हैं। प्रोटोजोवन का नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ये प्रोटोजोवन है, ट्राइकोमोनियसिस कॉज करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में दिया नहीं है इनके बारे में डिटेल, लेकिन आपको इसलिए दे दिया क्योंकि कई बार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन इनसे बनते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है फटाफट से देख ले जरा। एनसीईआरटी कहती है इन्फेक्शियस और इन्फेक्शंस और डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेरियल डिजीजेस इनको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है, क्लैमाइडियासिस है, वॉल्ट है, ट्राइकोमोनियसिस है, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर्स एचआईवी व्हिच लीड टू एड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम कॉमन एसटीडीज, एचआईवी जो है वो मोस्ट डेंजरस है, आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ा जाएगा। सम ऑफ दीस इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड, कह रहा है अलग दूसरे तरीके भी जाने के, शेयरिंग ऑफ द नीडल से भी हो सकता है, या फिर ये सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, या फिर इसका ट्रांसमिशन मदर से भी हो सकता है, फीटस में, प्लेसेंटा के थ्रू। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स की अगर हम बात करते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो बाकी सारी डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए तो। अर्ली सिम्टम्स में आप देखिए माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे इसमें इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, विद स्मेल, विदाउट स्मेल, थोड़ा हल्का पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है जेनिटल एरिया में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन असिम्प्टोमेटिक, शुरुआत में उसको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो ज्यादातर उस वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, अर्ली साइन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, डॉक्टर से मिलना ही बेहतर होता है।
अगला कहता है एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्पटम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा, जो समाज का दबाव है इसकी वजह से नहीं जा पा रहे डॉक्टर को दिखाने, इसी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। कुड लीड टू द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, बाद के जो कॉम्प्लिकेशन और खतरनाक है जैसे पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। एसटीआई इज द मेजर थ्रेट टू द सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ these diseases are prime consideration under the reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable, सारे के सारे एज ग्रुप वाले वल्नरेबल हैं, लेकिन 18 से 25 साल या अगर हम बात करें 15 से 25 साल के लोग जब रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होती है, उसकी शुरुआत होती है, इस एज ग्रुप वालों के लिए खतरा थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि जानकारी ना होना भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। सही जानकारी ना हो तो ऐसे में लोगों के सेक्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसे पार्टनर जिनको वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। यूथ में ड्रग्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है आजकल के जमाने में, तो ऐसी वजह से उनमें जब ज्यादा ड्रग्स वो यूज कर रहे हैं तो उसमें जो हेरोइन या ऐसी ड्रग्स जिनको इंट्रावेनस लिया जाता है उसमें शेयरिंग ऑफ द नीडल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ब्लड के थ्रू भी फैल सकती है, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी के जैसी डिजीज की मैंने बात करी। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। लेकिन कुछ और भी कंडीशन है जैसे अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, अननोन पार्टनर्स, अनरिलायबल पार्टनर, या फिर यूज ऑफ कॉन्डम्स की बात करें, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाएं, कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर प्राप्त करें। ये सारी सलाह दी जाती है एसटीआई से बचने की, इतना ही इसमें बहुत है। इसके बाद की कहानी जो है वो डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ बातें होंगी, लेकिन हम वहां पे बात करेंगे इनमें से जो डिजीज डिस्कस होगी, एड्स की होगी, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरा क्लास ही होगी, उस पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल हमारे लिए आज के लिए इतना ही। फटाफट से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में एक आध टॉपिक जो कोई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या यूज कर सकते हैं? प्रोजेस्टेरोन यूज कर सकते हैं, इंसर्शन ऑफ आईयूडी विद इन 72 आवर्स भी कर सकते हैं। तो ये आपका बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाता है, आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 विल बी करेक्ट। एड्स इज कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी कैन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, लेकिन हैंड शेक से नहीं होता, कपड़े बदलने से नहीं होता, कपड़ों के शेयरिंग से नहीं होता। याद रखेंगे एचआईवी कैन बी ओनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मतलब बॉडी फ्लूइड क्लोज कांटेक्ट में आता है तभी जाकर के एचआईवी जैसे पैथोजन का फैलने का खतरा होता है। साथ में खाना खाने, साथ में उठने बैठने, हाथ हैंड शेक करने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। समझ आ गई बात? तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आंसर बनेगा 1 एंड 2, मतलब आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। Which of the following STD is called by protozoan? तो अभी हमने डिस्कस किया, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस एक प्रोटोजोन है, ये आंसर हो जाएगा 1। क्लैमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, गोनोरिया नीसेरिया गोनोई बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये 3 हो गया बैक्टीरियल और ये हो गया प्रोटोजोन, आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, आंसर द डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड देयरआफ्टर एमटीपी प्रेगनेंसी। एमटीपी इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली से, ठीक लग रहा है ये। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट फॉर 2 इयर्स। नो भाई नो, रॉन्ग। लैक्टेशनल अमेनोरिया 4 से 6 महीने तक ही वैलिड है, उसके बाद तो भाई साहब प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा और उधर गोनाडोट्रोपिन एक्टिव हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स होता है भाई, होता है। कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होता है। कंट्रासेप्टिव्स में भी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर द क्वाइटस, नहीं भाई ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो अब ओनली ए एंड सी लग रहा है, ठीक 1 एंड 3, तो ए एंड सी हमारे पास कहां है? फोर्थ ऑप्शन है, आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन। तो हो गया खेला खत्म। आज का होमवर्क देख लेते हैं फटाफट से। रीड एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स, ये आपके लिए इस चैप्टर के लिए खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, ओनली एनसीईआरटी विल बी बेस्ट। अगर बाई चांस कभी पूछ दिया जाए, जैसे एमनियोसेंटेसिस पे कुछ क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो भी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको नोट्स में ऐड कर दी, इसीलिए आपको क्लास नोट्स पे रिलाय करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, जो कि आपको बेहतर और बेहतर बना सकता है। और डीपीपी क्वेश्चन है वो लगा लेंगे, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है जो इन टॉपिक से रिलेटेड है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उस टॉपिक में हमारा टारगेट था कंप्लीट करना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जो हमने डिस्कस किया कि विद इन 72 आवर्स हम दे सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में दिया जाए तो बेटर होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे एक्ट से रिलेटेड है, 2017 में इसका अमेंडमेंट किया गया था और इसका कब सेफ है कब ये रिस्की है, लेकिन कर सकते हैं। तो याद रखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक ये कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और उसके बाद एसटीडी के बारे में बात करी हमने, कौन सी बैक्टीरियल कौन सी वायरल है, ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश करेंगे इनफर्टिलिटी, लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, और उसके साथ हम करेंगे पीवाईक्यूज और ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अगला चैप्टर हम शुरू कर लेंगे। तो बस एक ही उम्मीद है आपसे, एक ही उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप अपने समय को एक एक मिनट को यूटिलाइज करें। आप देखो आपकी क्लास में भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट्स के साथ विद एनसीईआरटी डिस्कशन की कोशिश है मेरी कि आप एनसीईआरटी को भी क्लास में डिस्कस कर दूं। तो एनसीईआरटी की डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं, चाहो तो आप भी कर सकते हो, इसलिए कर रहा हूं कि कोई ऐसा पॉइंट जो मिस हुआ हो, जो एक्सप्लेनेटरी हो, जो कंसेप्चुअल वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसलिए एनसीईआरटी से पहले कुछ अपने कंसेप्ट्स के थ्रू बता रहा हूं और फिर एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपने एंड से दोनों चीजों को एक बार फिर से मर्ज करके पढ़ेंगे। पहले आप क्लास नोट को समझ लें, फिर एनसीईआरटी की फाइनल रीडिंग कर लें, क्वेश्चन करते रहें, मुस्कुराते रहें और व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। नीट के सवाल लगाते रहें, क्योंकि नीट 2024 आने वाला है, आपके दरवाजे पर तक दे रहा है, तो मन लगा के पढ़ते रहें और तैयारी कर ले फोड़ने की। इस बार बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट लेकर आना है, इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।